राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदगोठी, कक्षा 8। सारे बच्चे सुनो, आज अपन विज्ञान का पहला पाठ कृषि प्रबंधन पढ़ेंगे। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी, पेन और किताब लेकर आओ और विज्ञान का पहला चैप्टर कृषि प्रबंधन खोलो। सारे बच्चे ले आए किताब। योगेश, खोल ली किताब। जयंत, प्रियंका, दर्शना, रोहित, मोहित, सब आ गए। चलो अब अपन विज्ञान का पहला पाठ कृषि प्रबंधन शुरू करते हैं। कृषि प्रबंधन, कृषि यानी खेतीबाड़ी। जैसा कि हम सब गांव में रहने वाले हैं और सबके घरों में खेती की जाती है और खेती को ही क्या बोलते हैं? कृषि। और हम सब इसके बारे में पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं। जैसे खेत में फसल उगाना, उसकी कटाई करना, ये सब हम अपने घर वालों के साथ देखते रहते हैं। आज हम विज्ञान में पढ़ेंगे। इस वक्त फसल की कटाई की है। कौन कौन सी फसलें कटाई की है? गेहूँ, चना, सरसों, जौ, राई आदि। इस वक्त यही फसलें हमने काटी हैं। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि हम खेती क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत होती है हमें खेती करने की? हम खेती इसलिए करते हैं क्योंकि सभी सजीव अपना काम करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। अब पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। लेकिन पौधों के सिवाय अन्य जो जीव होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। वो या तो अपना भोजन सीधे पौधों को खा कर लेते हैं या पौधों को खाने वाले जंतुओं से लेते हैं। जैसे हम गाय का दूध पीते हैं, लेकिन गाय क्या खाती है? गाय खाती है पौधों को, जैसे घास को। तो इसलिए सभी जीव जंतु पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। अब इतने सारे जीव जंतु होते हैं, उन सबको भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन की इतनी बड़ी मात्रा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम खेतों में फसल उगाते हैं। क्या करते हैं? फसल उगाते हैं। और फसल किसे कहते हैं? फसल एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। यानी जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। और फसल इस वक्त काटी हो तुम्हें पता ही है। गेहूँ, चना, सरसों
और ये फसल काटने के बाद हम गर्मियों की फसल उगाते हैं, जैसे ककड़ी, तोरई, घिया, तरबूज, खरबूज आदि। इन फसलों को हम इस समय उगा रखा है, जैसे मार्च में इनको उगा दिया जाता है। उसके बाद मई जून तक ये कटकर तैयार हो जाएंगे और उसके बाद हम उगाएंगे सर्दियों की फसल। वो कौन सी होगी? उसके बाद हम बरसात वाली फसल उगाएंगे, जैसे जुलाई अगस्त के महीने में उगाएंगे। कौन सी फसल उगाएंगे? बाजरा और मूंग, मोठ, गंवार। और क्या उगाएंगे? और उगाएंगे मूंगफली, तिल और कपास। ये सब हम उगाएंगे बरसात के मौसम में और फिर उनको सितंबर अक्टूबर में काट लेंगे। तो हम ये कर लिया हम फसल वाले पाठ का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे किताब से। तो सभी सजीवों को वर्धी, विकास और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं, किंतु जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। अब इतनी सारी जनसंख्या को भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फसलों का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन, सुरक्षा और सुनियोजित वितरण आवश्यक है। भारत भी कृषि प्रधान देश है और यहाँ 80% जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है। और हमारे देश में भौगोलिक विभिन्नताओं के साथ साथ यहाँ के खान पान में भी विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए सब जगह अलग अलग प्रकार की फसलें भी उगाते हैं। जैसे आम कहाँ उगाए जाते हैं? खेत के किनारे पर। और प्राप्त करने की अवधि पेड़ को उगाने के बाद वो बड़ा हो जाता है और फिर कई वर्षों तक प्रत्येक वर्ष वो अपने फल देता है। इसी प्रकार बेर भी खेत के किनारों में कभी कभी बीच बीच में भी उगा देते हैं और ये भी कई वर्षों तक चलने वाला पेड़ होता है और प्रति वर्ष फल देता है। इसके बाद है गेहूँ। गेहूँ खेत में उगाई जाती है बड़े भूभाग में। इसकी अवधि कम होती है। ये कब उगाते हैं? सितंबर में, और मार्च तक इसकी कटाई हो जाती है। ये एक वर्ष में एक ही बार उत्पादन देता है, अगले वर्ष जो इसको पुनः है उगाना पड़ता है। इसी तरह जो चना, सरसों, मक्का, गोभी, भिंडी, गाजर ये सब खेत के बड़े भाग में उगाते हैं और कम अवधि में ही एक बार इनका उत्पादन होता है। भोजन में कम काम में आने वाले पौधे जो वो थोड़ी भूमि पर उगाए जाते हैं, लेकिन जिनकी आवश्यकता अधिक होता है उन्हें बड़े भाग पर उगाया जाता है। जैसे गेहूँ बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। आम का कोई पेड़ जो है उगाया जाता है, क्योंकि आम कम काम में आता है और गेहूँ अधिक काम आती है, इसलिए।
इसलिए मानव और जंतुओं के भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल पर उगाए जाने वाले पादप फसलीय पादप कहलाते हैं तथा यह एक निश्चित ऋतु में उगाए जाने वाले पादपों को सामूहिक रूप से फसल कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पादप भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल। अब फसल कई बार उगाई जाती है, जैसे अभी अभी तुम्हें बताया था, फसल गर्मी में उगाई जाती है, फसल सर्दी में भी उगाई जाती है और फसल बरसात की ऋतु में भी उगाई जाती है, लेकिन हर ऋतु की फसल अलग अलग होती है। अब ऋतुओं के आधार पर फसलों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। जैसे रबी की फसल, जो अभी हमने कटाई की है वो कौन सी फसल थी? वो रबी की फसल थी। ये सितंबर अक्टूबर से उगा दी जाती है और फरवरी मार्च तक इसको काट लिया जाता है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि। अब इसके बाद जब हमारे यहाँ जून से सितंबर के मध्य की जो फसल होती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। ये बरसात आने के बाद उगाई जाती है, क्योंकि जून जुलाई में अपने यहाँ बरसात शुरू हो जाती है। और बरसात के बाद जैसे बाजरा उगाते हैं अपने, ग्वार उगाते हैं, मूंग उगाते हैं, मोठ उगाते हैं, कहीं कहीं पर मूंगफली, मक्का, तिल आदि भी उगाते हैं। वो फसल होती है खरीफ की फसल। और तीसरी फसल होती है जायद की, जो मार्च के महीने में उगाई जाती है और जून तक पककर तैयार हो जाती है। जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। तो फसल कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल अक्टूबर के महीने में उगाई जाती है और फरवरी मार्च में काट ली जाती है। कौन कौन सी होती हैं? इसके उदाहरण बताओ। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि। दूसरी प्रकार की कौन सी होती है? खरीफ की फसल। ये कब उगाई जाती है? ये बरसात के मौसम में उगाई जाती है, जून जुलाई में, और इसकी कटाई कर ली जाती है सितंबर अक्टूबर तक। इसमें कौन सी होती है? बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, तिल, उड़द, मूंगफली आदि। और इन दोनों फसलों के बीच में मार्च में उगाई जाती है और जून में फसल पककर तैयार हो जाती है। वो फसल कहलाती है जायद की फसल। जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। अब हम ये तो बताए तीनों प्रकार, किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर उगाई जाने वाली फसल। कौन सी फसल थी ये? ऋतुओं के आधार पर उगाई जाने वाली फसल। और अब हम पढ़ेंगे उपयोगी गुणों के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे अनाज, अनाज में कौन कौन से आते हैं? गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि। और इनसे हम रोटी और दलिया बनाकर खाते हैं। उसके बाद आती है दलहन। दलहन वो फसलें होती हैं जिनको हम 2 भागों, दाने को हम, जिसके दानों से हम दाल बनाते हैं। जैसे अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द आदि। और इनसे दाल बनाकर खाई जाती है। ये प्रोटीन इनमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तिलहनी फसल, तिलहनी फसल में मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी, इनसे जो है तेल निकाला
जाता है और ये तेल के रूप में काम में ली जाती हैं। अब है मसाले वाली। मसाले में कौन कौन होते हैं? मिर्च, धनिया, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा, हल्दी आदि किस में आते हैं? मसाले वाली फसलों में। किस काम आते हैं ये जो है सब्जियों वगैरह में डालकर खाए जाते हैं। इनसे भोजन जो है स्वादिष्ट बन जाता है। इसके बाद है फल और सब्जी। फल सबको पता है, केला, आम, संतरा और मौसमी, चिक्कू, अनार, ये सब क्या हैं? फल। और सब्जियां आलू, गोभी, मटर, टमाटर, भिंडी, लौकी, टिंडा आदि क्या होती हैं? सब्जियां। और अन्य फसलें में औषधि वाले और चारे वाली फसलें आती हैं। औषधि वाली वो फसलें होती हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे अपने लोकल भाषा में अक्षण बोलते हैं। और औषधि, अजवाइन से भी औषधि बनाते हैं, हल्दी भी दवाइयों में काम में लेते हैं, और भी बहुत सी, अश्वगंधा, इनसे जो है दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और चारा जो पशुओं के लिए उगाया जाता है, जैसे बरसिम है, रिजका है, जई है आदि जो है पशुओं को चारे के रूप में खिलाने के लिए उगाते हैं। अब जो है हम फसल किस प्रकार से उगाते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो फसल उगाने से लेकर काटने तक की प्रक्रिया जो है वो फसल प्रबंधन कहलाती है। जैसे हम सबको पता है, फसल बोने से पहले क्या किया जाता है? खेत की तैयारी की जाती है, यानी खेत में बांध करके मिट्टी को पोला बनाया जाता है। उसके बाद फसल उगाई जाती है, पानी लगाया जाता है। पानी लगाने को सिंचाई बोलते हैं। फिर निनाण करते हैं, जिसे निराई बुराई बोलते हैं। और उसके बाद जो खरपतवार होती है, खरपतवार यानी फसल के अलावा जो दूसरे पौधे फसल के साथ उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। उनको हटाया जाता है, फिर कटाई की जाती है, और फिर कटाई करने के बाद अनाज को निकाल कर काम जितना आता हो या घर में जितनी ज़रूरत हो उतना घर में रख लिया जाता है, और शेष बचा हुआ अनाज हम मंडी में बेच देते हैं। तो फसल उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो मिट्टी की तैयारी से लेकर अनाज की मंडी में बेचने तक की प्रक्रिया को फसल उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। और इन्हें खेती के चरण भी कहते हैं और कृषि पद्धतियाँ भी बोलते हैं। जैसे किसी फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को कई प्रकार के क्रियाकलाप फसल बोने से लेकर काटने तक करने होते हैं। किसान द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले ये क्रियाकलाप ही कृषि पद्धति कहलाते हैं। किसान द्वारा फसल उत्पादन किन किन प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है, इसके मुख्य चरण हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? मिट्टी की तैयारी। क्या करते हैं? सबसे पहले मिट्टी की तैयारी। उसके बाद हम बुआई करते हैं। बुआई, अच्छे बीज चुनकर उनको खेत में उगाया जाता है। उसके बाद खेत में हम खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं। उसके बाद हम सिंचाई करते हैं, यानी पानी लगाते हैं। फिर फसल की
सुरक्षा करते हैं, क्योंकि फसल के ऊपर बहुत सारे कीट और आवारा पशु से नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद फसल पककर तैयार हो जाती है तो हम फसल काटते हैं और काटने के बाद फसल से अनाज निकालकर अनाज का भंडारण करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जो है खेती के मुख्य चरण हैं। पहला चरण कौन सा है? मिट्टी तैयार करना। पहला चरण कौन सा है? मिट्टी तैयार करना। तो हम अपने मम्मी पापा के साथ खेत में जाते हैं और हमने देखा भी है कि खेत के कई बार खाली दिखाई देते हैं और कई बार उनमें फसल दिखाई देती है। अब फसल काटने के बाद खेत क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। अब उस खाली खेत में क्या करते हैं? सबसे पहले खेत में हल चलाते हैं और हल चलाने के लिए हम या तो ट्रैक्टर काम में लेते हैं या पशुओं के द्वारा खेत में हल चलाया जाता है। पहले जो है पशुओं के द्वारा ही खेती की जाती थी, जैसे बैल से खेत जोता जाता था, ऊंट से, भैंसा से, लेकिन आजकल तो ट्रैक्टर से खेत की जुताई की जाती है। खेत के आधुनिक साधन जो होते हैं वो ट्रैक्टर है। अब हल चलाने से मिट्टी पोली हो जाती है। क्या हो जाती है? पोली, यानी मिट्टी उलट पुलट हो जाती है। नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। इससे कई लाभ मिलते हैं। जैसे पोली मिट्टी में जब हम बीज उगाएंगे तो उन बीजों की जड़ें गहराई तक चली जाती हैं। दूसरी बात, पोली मिट्टी में मिट्टी के कण दूर दूर होते हैं, तो मिट्टी के कणों के बीच में जो हवा भर जाती है उसमें पेड़ों की जड़ें अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं। और पोली मिट्टी में जो बीज उगाएंगे वो अंकुरित होकर ऊपर भी आसानी से आ जाता है। फिर इसी तरह मिट्टी के अंदर कुछ लाभदायक सूक्ष्म जीव भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि जो है पोली मिट्टी में अच्छी होती है, और जो नुकसानदायक होते हैं वो मिट्टी उलट पलट कर देने से वो कीड़े वगैरह मिट्टी में ऊपर आ जाते हैं, जिससे चिड़िया वगैरह उनको खाकर नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार पोली मिट्टी में पौधों की जड़ें भी बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है? बीज ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है, जिससे अंकुरण सरलता से हो जाता है। अंकुरण यानी नया पौधा उगना। नए पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती हैं। नए पौधों की जड़ें आसानी से शोषण कर सकती हैं। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों के जड़ों की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है, और मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से यह समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। तो मिट्टी में हल चलाकर उलट पुलट कर पोला बनाना ही क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। मिट्टी में हल चलाकर उलट पुलट कर पोला बनाना ही जुताई कहलाता है। अब है कृषि के औजार। कृषि के औजार तो सबने देखे ही हैं। जैसे अपन काटने के लिए दरांती काम में लेते हैं, खुदाई के लिए कुदाल काम में लेते हैं, हल जोतने के लिए, मिट्टी की जुताई के लिए हल काम में लेते हैं, कल्टीवेटर काम में लेते हैं। अपन लोकल भाषा में तो कहें तो कस्सी, कुल्हाड़ी, दरांती और कल्टीवेटर आदि हल, ये सब क्या हैं? कृषि के औजार। अब है बुआई करना। मिट्टी तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं?
बीजों को खेत में बोते हैं। क्या करते हैं? बीजों को खेत में बोते हैं। तो बीज कैसे लेते हैं? अगर बढ़िया किस्म के बीज होंगे तो उनसे पैदावार भी अच्छी होगी, इसलिए हम बीज बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन करते हैं, जिससे अधिक उत्पादन किया जा सके। और इसकी पहचान के लिए क्या करते हैं? पहले गतिविधि करके देखते हैं। एक पानी से भरी बाल्टी लेंगे, उसमें 2-4 मुट्ठी मूंग के बीज डालेंगे। थोड़ी देर बाद बाल्टी में देखेंगे कि कुछ बीज तो जो है वो पानी के अंदर डूब जाते हैं और कुछ बीज पानी में तैर रहे हैं। तो जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं वो क्षतिग्रस्त हैं और खोखले हैं, इसलिए वो हल्के हो गए और वो ऊपर तैरने लगते हैं। जबकि स्वस्थ बीज जो होते हैं वो बाल्टी के पेंदे में बैठ जाते हैं। तो किसान इन स्वस्थ बीजों की पहचान करके उन्हें अलग कर लेते हैं और अपने खेत में उगाते हैं। उसके बाद है खाद और उर्वरक देना। खेत में उगाने के बाद उसमें खाद डालते हैं। आपने देखा होगा कि यूरिया, डीएपी आदि खाद हम डालते हैं और उसके बाद पानी लगाते हैं। तो मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने या मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जिन्हें खाद या और उर्वरक कहा जाता है। खाद और उर्वरक में अंतर क्या है? खाद तो जो है हम खेत में ही पशुओं के गोबर से और पेड़ों की पत्तियों को इकट्ठा करके खाद बनाते हैं और उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनाए रखने के लिए 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक तो खाद और एक उर्वरक। तो दोनों ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर है। जैसे खाद प्राकृतिक और जैविक है, परंतु उर्वरक क्या है? कृत्रिम। कृत्रिम यानी इनको फैक्ट्री में बनाया जाता है। और खाद प्राकृतिक है, यानी इनको पशुओं के गोबर से, पेड़ों की पत्तियों से, सब्जियों के छिलकों आदि से तैयार की जाती है। अब प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है, जैसे गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कौन सी होती है? केंचुओं के द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? गोबर और पेड़ पौधों की पत्तियों का ढेर लगा दिया जाता है और वहाँ पर केंचुओं को छोड़ दिया जाता है। ये केंचुए क्या करते हैं? उनको खाकर अच्छी खाद के रूप में बदल देते हैं। इसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। और उर्वरक जो है वो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। नाम सुने होंगे, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास आदि। लेकिन उर्वरक से प्राकृतिक खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। यानी प्राकृतिक खाद यानी जब हम गोबर की खाद डालते हैं तो खेत की मिट्टी जो है वो पोली हो जाती है और ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है और उर्वरा क्षमता भी बढ़ जाती है। जबकि उर्वरक में ह्यूमस का अभाव होता है और जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उर्वरक का अधिक उपयोग करने से मिट्टी जो है खराब हो जाती है। अब जैविक खाद के लाभ। ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने में अधिक सक्षम है, यानी मिट्टी का पुनर्निर्माण। पौधे उगाने के बाद पौधे जो है मिट्टी के अंदर से जो पौष्टिक तत्व होते हैं, वो जो उपजाऊ तत्व होते हैं, वो पानी के साथ जड़ों से अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन खाद डालने से मिट्टी में पुनः उपजाऊ पदार्थ मिल जाते हैं। इसे इसका पुनर्गठन यानी दोबारा से उपजाऊ बन जाती है। और इस खाद में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि
तेजी से होते हैं, जो लाभ करते हैं फसलों के लिए, उनकी वृद्धि भी अधिक होती है। इससे मिट्टी जो पोली बनी रहती है, जिससे जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। जैविक खाद से मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जैविक खाद डालने से मिट्टी जो है पोली हो जाती है और ह्यूमस की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे पानी जो है अवशोषित अधिक हो जाता है। लेकिन उर्वरक डालने से मिट्टी कठोर हो जाती है और वो पानी का कम अवशोषण करती है। आज बस इतना ही पढ़ेंगे और मैं होमवर्क दूंगी, वो तुम कर लेना। और सारे बच्चे ये पाठ है फिर से दोहरा भी लेना और विज्ञान का रजिस्टर लगा लेना और उसमें होमवर्क करना। छुट्टियों के बाद जब तुम आओगे तो मैं ये होमवर्क चेक करूँगी। सारे बच्चे सबको करने अनिवार्य हैं।